नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्फेयर पे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो प्रेजेंट में आपके ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। काफ़ी लोगों के हो भी चुके हैं और बहुत लोगों के बाकी भी हैं। जिनके हो गए उनके काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। वो लोग बता रहे हैं कि भैया जैसे आपने मॉक कराया था वैसे ही पैटर्न आ रहा है। वही मैथ के 3-4 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, रीजनिंग बिल्कुल ईजी आ रही है, जीके में करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जा रही है और क्या नाम है, साइंस भी वैसी ही आ रही है जैसा मॉक में देते हैं। तो ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक के मॉक जैसा ही पैटर्न आप लोगों का आ रहा है। तो न्यू पैटर्न पे अपन 7 मॉक करवा चुके हैं। 8वां मॉक आज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको एग्जाम का रिव्यू चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली आप लोगों के लिए डाल देता हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी करंट अफेयर ज़्यादा आ रही है, तो आप लोग करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पे करंट अफेयर की मैंने 8 पीडीएफ डाली हुई है, जो कि 2025 की ही है। 2024 का थोड़ा रिवीजन के तौर पर है, तो वो पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हो। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डीपली बताया गया है हर टॉपिक को। तो चलो शुरू करते हैं मॉक नंबर 8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट मॉक से बताता आ रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। क्या करना है बताओ? कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले करो। तो मैथ अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स ही करते हैं। एक डिसाइड कर लो कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे पहले करना है और कुछ नहीं। जैसा मॉक अटेम्प्ट करोगे वैसे एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करना है। ये समझ के सोचना है कि मॉक ही आप लोग दे रहे हो एग्जाम को समझ के, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 9 घंटे दिखे। मैं क्या बोलता हूं कि डी कोई दूरी है। अनुकूल का मतलब क्या होता है? अनुकूल मतलब नाव की गति प्लस किसकी गति? धारा की गति, यानी कि 45 प्लस 15। इसका अनुकूल और प्रतिकूल में कितने घंटे का अंतर है भाई? प्रतिकूल 45 माइनस 15 बराबर 9 घंटे का अंतर है। क्या मैं ये 60 कॉमन ले लूँ दोनों से? 60, तो ये कितना हो जाएगा? डी। ये डी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2D। 2D, ओके। तो ये यहाँ 30 होगा ना, तो 9 आ जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 60 बराबर 540। एक्चुअल में ये क्या है ना, प्रतिकूल माइनस अनुकूल होना चाहिए था। तो वैसे भी आपकी जो दूरी होती है ना वो कभी माइनस में नहीं होती। तो मेरा आंसर हो गया 540। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो हो गया ये तरीका जिसमें आप लोगों को 540 आंसर मिल गया। अगर इससे पास्ट तरीका आपको एग्जाम में करना है तो एक काम कर सकते हो, बाय ऑप्शन उठा लो। 540 उठाओ, 45 का भाग दिया तो कितने 12 घंटे, सॉरी 60 का भाग दिया, अनुकूल में 12 घंटे लगे, सॉरी हाँ कितने 9 घंटे लगे अनुकूल में, और 30 प्रतिकूल हुआ तो कितने घंटे लगे? 18 घंटे। तो क्या इनका अंतर 9 घंटे नहीं आ गया? इसने यही तो बोला है। बस ऑप्शन से आप 15 सेकंड में कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की कर्मिक छूट के लिए एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस, यहाँ माइनस है ना, और एक्स वाई जेड बटे 10,000। इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो ये परसेंटेज फ्रैक्शन है वो अच्छी नहीं दे रखी। तो फॉर्मूले का यूज कर लो। कितना? 12 प्लस 18 प्लस 25 माइनस 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 216 प्लस 18 इंटू 25 450 प्लस 12 इंटू 25 300 बटे 100 प्लस 12 इंटू 18 इंटू 30, सॉरी 25 बटे 10,000। अब समझने की कोशिश करना, ये कितना हो जाएगा? 40 और 55, सॉरी 30 और 25 प्लस 55, 55 माइनस ये कितना हो जाएगा? 700 900 900 966 966 बटे 100। तो क्या इसको मैं 966 66 बटे 100, तो 100 से भाग दूंगा तो क्या 9 बटे 9.66 नहीं लिख सकता? प्लस
अब देखना ऑप्शन देखना यहाँ से, अगर मैं 9.66 घटा दूंगा 55 में से क्या बच जाएगा, 45.34 बच जाएगा, 34 यही बच जाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ 20 इंटू करके भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, लगभग 8,000 यानी कि 0.8 के समथिंग बढ़ेगा। लेकिन ये तो है तो कम ही, यानी कि कितना बढ़ेगा ना, कितना बढ़ना चाहिए, 0.7 के समथिंग। क्या समझ पा रहे हो, या 6 के समथिंग। तो क्या मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 45 के आसपास ही होगा, 46 भी नहीं होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, डी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है। अगर मुझे ऑप्शन पास होते तो मैं इसको कैलकुलेट करता। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर डी हो गया। ये को क्या बोल रहा है कि जब एफ एम बराबर एम की पावर 5 एम की पावर 4 माइनस 3m+7 को m-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अगर m-2 से विभाजित किया तो जाता है तो m बराबर 2 हो जाएगा और m का मान 2 रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 2 की पावर 5 प्लस 5 इंटू कितना, 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7। बस इसको ऐसे ही सोल्व करना है। m-2 से विभाजित करने के लिए m बराबर 2 मान रख दो, m की जगह 2। ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 16, 80 माइनस 6 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 112 और 119 माइनस 6 113, 113 आंसर होगा भाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, बस पॉज करके ट्राई किया करो। मैं तो बताऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम है तो वेस्ट करने का कोई सवाल नहीं। एक संख्या पी में, ये क्या कह रहा है, एक संख्या पी है, उसमें पी के 99 के पी प्रतिशत की वृद्धि। ओके, 99 में क्या कर दिया, पी प्रतिशत की वृद्धि कर दी बटे 100, बराबर किसके हैं, पी के 99%, पी के 99%, ठीक है, प्लस 99 है दी के। ओके, इन दोनों के बराबर है, तो पी का मान क्या हो जाएगा, एक बार बताओ, ये 99 पी है और ये भी है, तो ये तो कट जाएगा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 99। बस अब इसने पूछा 928 के पी प्लस 91, 99 प्लस 51 बराबर क्या हो जाएगा 150 बटे 100, 150% प्लस 72। ये कितना हो गया, ये 3 बार गया, 2 बार गया, 2 से कितनी बार गया, 4 बार, 6 बार और कितनी बार, 4 बार। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2, 1, 19, 1 और 1392 प्लस 72, 72 है 72, तो कितना हो गया 1464, 1464 मेरा आंसर हो गया सी। तो देखो, जहां मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत लगेगी वहां मैं आपको समझाऊंगा, नहीं लगेगी वहां मैं करके निकल जाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक्स को, यदि एक्स को 23, 39 और 32 और 56 में प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में, देखो जोड़ा जाए या घटाया जाए, मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बता रखा है, 23, 39, 32 और 56। पहली दो संख्याओं का अंतर लेना है, कितना अंतर है 16, फिर बाद की दो संख्याओं का अंतर लेना है, कितना 24, फिर इनका रेशो निकाल देना है, 5 से काटोगे 2 रेशो 3 आ जाएगा। अब जो रेशो आया उसको 300 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 23 इंटू 3 कितना हो गया 69 माइनस 32 माइनस 2। अब जो नीचे लिखना है वो रेशो का माइनस लिखना है, 3 माइनस 2, बस यही करना है आप लोगों को, आपका एक्स का मान आ जाएगा। उन 69 में से 64 गया तो कितना गया 5, 5/1, तो एक्स का मान 5 आ जाएगा। अब मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं बताओ, मध्य अनुपाती यही निकालते हैं, एक्स प्लस 9 के एक्स बराबर 5 होगा तो एक्स प्लस 4 बराबर 9 और ये कितना हो जाएगा 16, तो इसका मध्य अनुपाती 9 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12 सी। जो इजी क्वेश्चन लगेंगे मैं आप लोगों को करवा देता हूं, जहां मुझे थोड़ा सा हार्ड लगेगा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। एक अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यानी कि ए 20 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा 15 में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 60 लूंगा तो एक एफिशिएंसी 4, इसके सॉरी एक एफिशिएंसी 3, एक एफिशिएंसी 4। ओके, ये एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं फिर रुक जाते हैं। ओके,
एक दिन ये दोनों मिलके 5 दिनों तक कार्य करते हैं, 7 × 5 करेंगे तो 35 कार्य हो जाएगा, 25 मेरा कार्य अब बच जाएगा। अब 25 कार्य को सी कितने दिन में कर सकता है, 2 दिन में, तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 25/2 यानी कि 12.5। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 2400 रुपये मिलते तो सी को और दैनिक मजदूरी, इनकी सी और ए की दैनिक मजदूरी, ए की कितनी है 3 दैनिक मजदूरी है और सी की कितनी है 12.5, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 9.5, यानी कि 9.5 को कितना लग सकता हूँ 19/2। अगर आप देखो, अगर आप लोग इसको आगे सोल्व नहीं करना चाहते एक बात समझना, जो भी आएगा 19 से मल्टीप्लाई आएगा। कौन सा 19 से मल्टीप्लाई, ये है, ये है, ये नहीं है, ये तीनों नहीं है, ये एक ही मल्टीप्लाई है। तो यहां से आप लोग ये सोल्व कर सकते हो। अब पूरा सोल्व कैसे करना है, ये बोल रहा है कि 60 कार्य के लिए इनको कितना मिल रहा था 2400 रुपये 60 कार्य के लिए, लेकिन चाहिए कितना मुझे, सी और ए के बीच अंतर कितना है 19.5, सॉरी 19/2, तो 19/2 का मान मुझे चाहिए। 6 से ये कितनी बार चला गया 40 बार, 40 से ये 20 बार, तो कितना आ गया 380। क्या इजी सवाल नहीं है भाई? इजी है, लेकिन उन लोगों के लिए इजी है जो आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। इसने क्या है ना, दैनिक मजदूरी पूछी है, पूरी मजदूरी नहीं पूछी इसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 5 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, चलो 5 से में एक बार पासे को फेंकोगे तो टोटल सम हो जाएंगे 6। प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो यहां ऊपर संभावित परिणाम बटे टोटल परिणाम, ऐसे निकालते प्रायिकता। तो टोटल कितने आ गए, एक पासे को फेंके जाएंगे तो 6 परिणाम आते हैं। 5 से बड़ा क्या आता है, पासे में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, यही संख्याएं होती है पासे में। तो 5 से बड़ी कितनी संख्या है, एक ही है 6, तो 1/6 मेरा आंसर आ गया। 1/6 को क्या लिख सकता हूँ 0.16। नेक्स्ट, ये सिर्फ सिंप्लीकेशन है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 15 नाम 135 और 139/5 भाग 7/8 ऑफ इसको 31/5 प्लस कितना हो गया 17/5 माइनस इसका मैं 126 कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो गया 10 प्लस 1, सॉरी 10 नहीं 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, ओके, क्योंकि 21 से 6 बार जाएगा ना 126, ओके। ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48/5, कितना 48/5, 139/5 भाग 7 × 8 इंटू कितना हो जाएगा ऑफ 48/5, ये कट जाएगा कितनी बार 6 बार, तो 42/5 आ जाएगा, ओके। माइनस ये कितना है 13/126। अगर मैं इसको ये 139 इसको भाग दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, सबको पता है कितना हो जाएगा 42। ये कितनी बार चला गया भाई, अच्छा ये 7 × 6 42 हो गया ना, तो सही तो है। तो ये कितनी बार चला गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना यार। ये 48 है, ओके, 8 से ये काटा मैंने, ठीक है, सही तो है। अच्छा ये 15 है, ये 15 है, मैं भी सोचू यार कुछ तो गड़बड़ है, ओके 3, ओके, माइनस 13/126, तो ये कितना होगा 139/126 माइनस 13/126, तो ये कितना हो जाएगा 126/139 माइनस 13 बराबर कितना हो गया 126, 126/126 बराबर कितना हो जाएगा 1। मेरा आंसर ए हो गया। देखो थोड़ा सा लिखने पे ध्यान रखना, थोड़ा सा, जैसे मैंने गलत लिख दिया था 5 लिख दिया था 15 की जगह, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 11 प्राप्त शेषफल प्राप्त होते हो। देखो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता आया हूँ, सीधा क्या करो, इसमें से क्या घटा दो 5 घटा दो, 8 से भाग जाएगा बिल्कुल जाएगा, 11 घटाने पर 14 से भाग जाएगा, 11 घटाने पर 66 में 14 से भाग जाएगा, तो ये नहीं होगा।
इसमें 5 घटा दो कितना हो जाएगा 48, 48 पे भाग जाएगा 8 का बिल्कुल जाएगा। अब 11 घटाने पे 42 होगा, 14 का जाएगा बिल्कुल जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया कौन सा, बी। एक तो ये तरीका हो गया जो एग्जाम में आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके अलावा बेसिक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 8 और 5 अगर शेषफल के बीच 3 अंतर है और 14 और 11 के बीच भी 3 अंतर है, अगर सेम अंतर है भागफल और शेषफल के बीच, तो क्या किया करो 8 और 14 का एलसीएम ले लो, एलसीएम -3 घटा देना, बस ये आंसर होगा। 8 और 14 का एलसीएम 56 होगा, 56 में से 3 घटा दो 53, ठीक है लो। तो ये भी इजी तरीका है, लेकिन ये इजी कब है, जब आपकी छोटी संख्याएं हैं। अगर बड़ी संख्याएं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा संख्याएं होगी दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा संख्याओं में मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट बताया वही काम करेगा, सबसे बेस्ट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 550 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। एक चीज बताओ, शंकु के आधार क्या होता है, वर्त होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 हो गया, ठीक है। 22/7 इंटू इसको आर बराबर 154, 22 से 7 बार गया तो आर बराबर मेरा 7 मिल गया मुझे, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब एक चीज बताओ, अगर मैं पाई आर एल निकालूंगा तो पाई आर एल कितना है 550, पाई 22/7, आर कितना है 7, एल बराबर मुझे चाहिए होगा। अब 7 से 7 गया, 22 से ये 2 बार गया, 11 से 5 50 बार, यानी कि 2 से 25 बार गया, एल बराबर 25 आ गया। अब एल निकालते कैसे एक बार बताओ, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि अगर एल बराबर क्या होगा अंडर रूट आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल कितना हो जाएगा भाई, या स्क्वायर ही रख दो, एक काम करो, क्योंकि ये करोगे ना तो बाद में दिक्कत कर देगा। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, 625, क्या आप लोगों को 7 बार, एक मिनट, एच का स्क्वायर प्लस 49, क्या आप लोगों को 7, 24, 25 का ट्रिपलेट नहीं दिख रहा, 7, 24, 25 का, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 24। अब एक बार बताओ, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एच कितना हो गया 24, 7 से 7 गया, 3 से 8 बार गया, तो कितना हो जाएगा 7 8 56, 56 इंटू 22, 22 संगा 132, 13 बच गया, और 110 और 13 123, 1232, ये रहा भाई ए आंसर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आएगा, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, आकृति में ए बी सी डी के समानांतर है और बी एफ एच के समानांतर है, ओके। तो एफ एच ई क्या है, एक बार बताओ, जब ये पहले एक बार एक क्वेश्चन आया था तो मैंने सीधा आप लोगों को बताया था कि ये जो होता है ना, समझना मेरी बात को, अगर ये समानांतर है और ये ऐसे दे रखा है, ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट देखना दोबारा, और ये ऐसे दे रखा है, तो ये जो ये होता है ना, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो कोण होता है ना, ये एक्स प्लस वाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा 110, 50 प्लस 60 110। अब सर अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो क्या करेंगे सर, आपको तो ये कॉन्सेप्ट पता था, आपने तो करवा दिया, तो मैं कहता हूं कि भैया कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सीधा एक चीज देखो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं क्या करता हूं, इस लाइन को आगे खींच देता हूं, आगे खींच दिया, क्या दोनों लाइनें समांतर हो गई, बिल्कुल हो गई सर। तो एक बार बताओ, अगर दो दो लाइनें समानांतर है और एक ही है, तो ये थीटा समझना, ये ये थीटा और ये थीटा बराबर होता है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल सर सबको। तो यहाँ मेरा 50 होगा 50, तो ये 50 और 60 110 है। एक बार बताओ, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी ना कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, यानी कि अगर ये x है और ये y है तो ये x प्लस वाई होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, ये बाह्य कोण है तो 50 प्लस 60 110 ही होंगे, ठीक है। ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनाया गया है। अगर आपको यहां तक भी नहीं समझ में आता तो एक काम करो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, 60 प्लस 50 कितना हो गया 110, तो कितना बच गया 70 डिग्री हो गया। एक सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाते हैं 180, 180 में ये तो 70 हो गया, तो ये कितना हो गया 110। मैंने 3 तरीके बता दिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को करवाने के, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का अपने घर से 40 किलोमीटर की गति से जाता है
और वो 10 मिनट पहले पहुंचता है, 35 किलोमीटर की गति से जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा है, एस इंटू एस टू इंटू टाइम डिफरेंस बटे कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2। बस सोल्व कर दो इससे। 40 इंटू 35 इंटू टाइम डिफरेंस, ये 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है और 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो कितना होगा, 15 का डिफरेंस हो जाएगा, बटे ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 35 तो 5, और ये घंटे में है तो इसको भी घंटे में बदल दो, मिनट को घंटे में बदलोगे 60 का भाग दे दोगे। ये 2 बार गया 20 से, ये 3 बार गया, ये 15 से 15 गया, तो कितना आ गया, 70 किलोमीटर मेरी दूरी आ गई। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ओके। इसका जब ये दे रखा हो, ओके। 70 किलोमीटर आ गया। ये पूछ रहा है कि 35 किलोमीटर की गति से यात्रा करने में कितना समय लगेगा। 70 को 35 से कितना समय लगेगा बता दो फटाफट। 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। डी मेरा आंसर हो गया भाई। मैं लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ, तब तक आप अगले क्वेश्चन को ट्राई करिए। चार्जर कहाँ यार। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, ट्राई किया खुद से? नहीं किया होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्य विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, किसी को पता है? अब जब माध्य विचलन ही ज्ञात कैसे करते हैं वो नहीं पता होगा तो कहां से आप कर पाओगे। एक्चुअल में इसमें बहुत बड़ी संख्या है, तो एक काम करते हैं, चलो अब मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालना एवरेज निकालने जैसा ही है, तो जोड़ लो सबको। कितनी संख्या है, 3 6 9 12 15 18 20, 20 टोटल संख्या है, 20 टोटल संख्या है। जोड़ो भाई, 2 4 6 6 12 20 30 42 56 72 90 110 111 114 119 126 135 146 159 174, और ये कितना आ गया भाई, 174 191 और 210 210, यानी कि मेरा एवरेज कितना, मेरी माध्य कितना आ गया भाई, 10.5 10.5। अब माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? माध्य और इन संख्याओं के बीच जो भी डिफरेंस है, यानी कि x माइनस एक्स माध्य, इनके बीच जो भी डिफरेंस है उसको क्या है, टोटल संख्याओं से भाग दे दो, बस 20 से भाग दे दो, आपका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 10 से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 8.5। ऐसे ही कितना आगे क्या बच जाएगा, 6.5। देखो अब मैं आप लोगों को ऐसे बार बार नहीं बताने वाला कि 6 में से 10.5 गया तो 4.5 बचा। मैं सिर्फ सीधा लिखते जा रहा हूँ 2.5 0.5 1.5 3.5 प्लस 5.5। एग्जाम में इतनी संख्याएं नहीं आएगी, ध्यान रखना। और ये कितना हो जाएगा, 7.5 और 9.5। इसके अलावा आगे ये प्लस, आप प्लस बाद में जोड़ेगा तो प्लस, ओके। आगे भी देख लो, 9.5 के बाद फिर वापस 9.5, ये प्लस क्यों लगा रहा हूं मैं बार बार, 7.5 5.5 3.5 1.5 0.5 2.5 5 4.5 6.5 और 8.5। ये टोटल 20 संख्याओं का अंतर आ गया। अब इनको जोड़ के और 20 का भाग दे दो, आपको क्या मिल जाएगा, माध्य विचलन। जोड़ो भाई, कैसे जोड़ोगे बताओ। मैंने एक चीज देखी, देखो एक चीज देखो, ये कितना है, यहाँ क्या था, 1.5 के बाद 3.5, ओके। जोड़ दो भाई, पहले सबको फटाफट जोड़ दो। 6 और 8 14, सब में 0.5 है तो बाद में कितना हो जाएगा, 20 में से तो 10 तो 0.5 वाली संख्या हो जाएगी, कितनी, 10। तो ये 6 और 8 14 18 20 21 24 29 36 45 54 61 61 61 और 5, सॉरी 61 और 5 66 69 70 70 2 72 72 10 72 और 10 कितना हो जाएगा भाई, 72 और 10 82 8 और 10 90, और ये कितना हो जाएगा, 10 90, ओके। तो 100 हो जाएगा। 100 में आपका 20 का भाग दे लो तो आपका मध्य विचलन कितना हो जाएगा, 5 5 मेरा आंसर हो गया भाई। बेहतरीन सवाल, एग्जाम में आएगा तो इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को करवा दिया क्योंकि 4 मिनट लगे, लेकिन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा यहाँ से। यदि किसी संख्या के 3/4 को, यदि किसी संख्या के 3/4 को
126 के 6/7 में से किसी संख्या के कितने 3/4 को घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है? 33। तो ले लो 18 बार, तो ये कितना हो गया? 108 माइनस 3x/4 बराबर 33। 3x/4 को मैं अगर 33 माइनस 108 लिख देता हूं, कितना हो जाएगा भाई? ये माइनस है 108, 180 नहीं, तो कितना हो जाएगा? देखो भाई, कितना हो गया? 75। 75, ओके। तो यहाँ 75 हो जाएगा। 75 3 से काटोगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा 3 से 25 बार, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर कितना हो गया भाई? 100। तो x का मेरा मान क्या आ जाएगा? 100। कुछ नहीं, जैसे बोला वैसे कर दो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया है कि गुणनखंड कैसे करते हैं, इनको तोड़ते कैसे। 15x² माइनस 2x माइनस 15/25 x प्लस, देखो इसको मैं लिखने का मतलब नहीं है, मैं पहले इसको तोड़ देता हूँ। ऊपर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15x²। अब जो ये बीच को इस प्रकार तोड़ना है कि प्लस करने पर या माइनस करने पर, प्लस करने पर कितना आ जाए? 2x आ जाए, और माइनस करने पर, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 15x²। तो क्या तोड़ोगे? 15x² माइनस 5x प्लस 3x करोगे तो कितना आ जाएगा? -2x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15x², तो 15। अब देख लो, इसको सोल्व कर दो आगे। 15, ये कितना आ जाएगा? x कॉमन लोगे तो x माइनस 5, इधर से 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 15, सॉरी 5, ओके। अब नीचे लिख दो कितना? 25x प्लस 3 और x² माइनस 5 का स्क्वायर मान लो, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x माइनस 5 x प्लस 5। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है ना भाई? a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। अब एक चीज बताओ, मैं ऊपर देखता हूं तो 15, एक क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा x प्लस 3, और एक फैक्टर कितना हो जाएगा? x माइनस 5 बटे 25 x प्लस 3 और x माइनस 5 x प्लस 5। x प्लस 5 से x5, सॉरी x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3/5 अपॉन x प्लस 5। मेरा आंसर आ जाएगा। ये कहाँ है भाई? ये रहा, डी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। मॉक अच्छा है, टाइम टेकिंग भी लग रहा है। एक व्यापारी के पास एक तराजू है, जब वस्तु के 1 kg को 1300 ग्राम दिखाता है, ओके। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक चीज बताइए मुझे, मेरा क्या है, बोलता हूं मैं, एक तरफ सीपी लिखूंगा, एक तरफ एसपी लिखूंगा। 1 kg की वस्तु अगर मैंने 1300 रुपए में बेची तो मेरा कितना? 1000 सीपी और 1300 रुपए एसपी हो जाएगा, तो मुझे कितने का? 300 का लाभ हो गया। मैंने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी। मेरा मूल्य पहले क्या था? मेरा 100 था, या फिर कह सकता हूँ 20 था, इसको 3/20 लिख सकते हैं ना। अब कितना हो गया? 23, ओके सर। अब क्रय मूल्य से क्रय मूल्य मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल, तो ये कितना? 1000 इंटू 20 अनुपात एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा। 00 से 00, तो ये कितना हो जाएगा? 200, और ये कितना हो जाएगा? देखो भाई कितना हो जाएगा? 13 39, और 13 दो 26, और 3 29, 299। 99 ज्यादा है कितने से? 200 से। 99/200, इसी का क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए भाई? प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा? 49.5%। आंसर मेरा क्या आ गया? बी। नेक्स्ट। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही 1500 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर जाती है। देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया है कि अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हो ना, तो उनकी लंबाई जुड़ जाती है। लंबाई जुड़ जाएगी तो 250 हो जाएगा, और 9 सेकंड में चलती है, तो मेरी स्पीड निकल जाएगी कितनी? 250 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड आ गई। ओके सर। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरी 250 है, और स्पीड, सॉरी टाइम कितना है? 9 मीटर 9 सेकंड, ओके। ये मेरी पहली ट्रेन की स्पीड आ गई, पहली ट्रेन की। अब दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है? यदि 150 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन को की चाल 140 किलोमीटर है,
अगर 150 मीटर वाले एक ट्रेन की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर, तो मेरे दूसरी ट्रेन की, एक बार बताओ, इन दोनों में ट्रेन की जुड़ रही थी ये ट्रेन स्पीड, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही थी। मैं 250 को क्या करूँगा, किलोमीटर में बदल दूंगा, कितना आ जाएगा, 18, 5/18, सॉरी, हाँ 5/18, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको बदलूंगा। हाँ तो 18/5 आएगा ना, 5/18 थोड़ी आएगा। तो ये 2 बार गया, 5 से 50 बार गया, तो मेरी स्पीड, दोनों की स्पीड आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति हावर। ये दोनों की विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की जोड़ के आगे। अब एक की 40 दे रखी है, तो मेरी दूसरे की कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म, डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई, एक किसी लंबवर्तीय बेलन का आयतन 462 है, ओके, और जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनिए, बेलन का आयतन क्या होता है ये बताओ पहले तो। पाई आर स्क्वायर एच, यहां से मैं क्या निकालूंगा, एच निकाल लूंगा, 22/7, आर का 7 इंटू 7, एच बराबर 462 है। कर दो, 7 से 7 गया, 22 से 21 बार गया, 7 से 3 बार गया, तो एच बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है। तो 22/7, आर की जगह 7 रखा, और आर की जगह 7 और एच की जगह 3, यानी कि 7 से 7 गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 440। डी आंसर। देखो आज मैं सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा हूं फटाफट, क्योंकि समझाने वाले क्वेश्चन कम ही आए जहां मैंने 3-4 मिनट आप लोगों को समझाया भी। दो संख्याओं का योग m प्लस n का योग कितना है भाई, 84, और उनका अंतर m माइनस n का मान अंतर कितना है, 6, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2m बराबर कितना हो जाएगा भाई, 90, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 45। अगर m बराबर 45 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा बताओ, n बराबर 39 हो जाएगा। इसमें से मैं 45 में से n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 39। अगर मैं इसमें से 84 में से 45 घटा दूंगा m का मान, तो n मुझे मिल जाएगा। इन दोनों का रेशो पूछा है, 45 और 39 का रेशो कितना हो जाएगा, 3 से काटो, 15/13, डी मेरा आंसर आ गया। सॉरी। एबीसी की भुजाओं के संबंध में डी और ई दो स्थितियां इस प्रकार है कि डी बराबर कितना है, 18, ओके, डी बराबर 18, सी बराबर कितना है, 5, और डी सी 90 डिग्री, ओके, वो तो दिख रहा है। 10 एबीसी कितना है, 3.6। एक चीज बताइए मुझे, मैंने ये त्रिभुज लिया, अगर मैं इसमें से 10 ई निकाल लू, 10 ई, तो 10 थीटा का मतलब क्या होता है, लंब लाल बटा कंका, यानी कि लंब बटे आधार। 10 ई में से, सॉरी, क्या है, 10 सी निकालता हूं, 10 सी में आधार क्या होगा ये बताओ पहले तो, आधार 5 होगा और लंब कितना होगा, 18। 10 सी बराबर कितना हो गया, 18/5, मुझे क्या मिल गया, 3.6 सेंटीमीटर। अगर 10 सी बराबर 3.6 मीटर आ गए, और 10 एबीसी बराबर भी कितना दे रखा है अपने को, 3.6, इससे क्या बात कह सकते हो आप, इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं सर, 10 सी बराबर है 10 बी की। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अगर ये बराबर है, समझना मेरी बात को, अगर ई 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखो, जहां समझाने की जरूरत है मैं पूरा समझा रहा हूं। एक 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 में से 90 घटा दूंगा, तो 10 प्लस, सॉरी, सी प्लस डी 90 डिग्री हो गया। अब समझने की कोशिश करना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, बिल्कुल सर हो जाएगा। अगर
अगर मैं सी की जगह या बी की जगह सी रख दूं तो ए प्लस सी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। समझना मेरी बात को। तो यहां क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट सी, सो टी टू सी का कोण और प्लस ए का कोण बराबर 180 डिग्री। ओके सर। अब एक चीज बताइए, अगर मुझे 180 डिग्री की जगह मैं क्या रख सकता हूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 नहीं हो जाएगा। तो मैं 2c प्लस ए बराबर क्या लिख सकता हूं, 2c प्लस 2d, ये लिख सकता हूं। तो पूछा क्या है अपने को, ए पूछा, ए 2c से 2 कट जाए, 2c कट जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2d, 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 बी मेरा आंसर हो जाएगा। 3 मिनट लगे भाई क्वेश्चन को समझाने में, बेहतरीन क्वेश्चन है। आज मैथ काफी अच्छी दी गई है इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को दे रखा 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो 1/2x माइनस 1/2x का मान ज्ञात करना है। देखो, अगर मुझे x माइनस 1/2x का मान ज्ञात करना है तो इसके फॉर्म में मुझे यहाँ इस समीकरण को इसके फॉर्म में बनाना होगा। कैसे बना सकता हूँ, x का भाग दे दू सब में तो 2x बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा, 1/x बच जाएगा तो 0। तो इस ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1/x बराबर 5। अब ये तो नहीं है यहाँ पे, तो एक बार काम करो, अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसका 1/2 से, 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई, ये x बच जाएगा, ये 1/2 x हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, 5/2। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब समझना मेरी बात को, मैं हमेशा एक फॉर्मूला बताया, x प्लस 1/x से अगर a है और मुझे 1x माइनस 1/x बराबर जाना है तो मैं क्या करूंगा, a का स्क्वायर प्लस क्या कर दूंगा, a, सॉरी 4 समझना 4, ये मेरा फॉर्मूला होता है। समझना मेरी बात को, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब एक चीज बताओ, मैं क्या करूंगा, मुझे जाना है x माइनस 1/2x पर, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 25/4 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1/2, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ ये संख्या भी लिखी जाती है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं हो जाता, इस पे लिखना पड़ा मुझे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 25/4 प्लस एक कितना, 2, 2 आ गया, 2 है ना। अब एक चीज बताओ, अब इसको मैं क्या करता हूँ, 4 कॉमन लिया तो ये कितना, 25 प्लस 16, सॉरी 25 प्लस 8, अच्छा माइनस में जाना है तो माइनस में माइनस होगा ना यहाँ पे यार, मैंने फॉर्मूला ही गलत बता दिया भाई, अभी तुम कबाड़ा हो जाता, कबाड़ा हो जाता। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 17/4, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17/2। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 17/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, तो अंडर रूट 17/4 हो जाएगा, अंडर रूट 17/4 ये रहा। अभी तो फॉर्मूला देखो, अब आप लोगों को 2 फॉर्मूले बता देता हूं, आप लोगों को गलती मत करना, मैंने जो गलती की, अगर x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो और x माइनस 1/x पूछा हो तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और अपने को x माइनस 1/x बराबर a दे रखा हो और तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 4। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो लिख लेना भाई। नेक्स्ट, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक चीज बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे प्लस 25 बनाना है, प्लस 25, ये माइनस प्लस को मल्टीप्लाई कर दोगे ये तो माइनस 25 बन जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे 25 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है सर, यहाँ बनेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो छोड़ दो उसको, 3x स्क्वायर करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -9x² प्लस ये कितना हो जाएगा, समझना मेरी बात को, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना। 3x² का मैं 3x² में गुणा करूंगा 9x, ओके ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ओके ओके सॉरी सॉरी, यहाँ 5x² आ जाएगा 5x, और इधर भी कितना हो जाएगा, इस x² को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5x² प्लस कितना हो जाएगा 25। समझना मैंने क्या किया है, x की पावर को मैंने गुणा कर दिया, ठीक है, और जो x था ना मैंने उड़ा दिया, कैसे उड़ा दिया, 3x माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस 15x माइनस 15x, ये कर दिया, x की पावर 4, 10x में से 9x घटाऊंगा तो x² प्लस 25, ये कट ही जाएगा, ये माइनस है तो मेरा आंसर क्या होगी, आ गया बी। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना और कुछ नहीं करना। रशीद ने 30,240 रुपए की एक राशि 10% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि राशि को 2 समान किस्तों वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज है 10%, 10 से 11 होगा, कैसे निकालते हैं किस्तें, 10 से 11 और इसका स्क्वायर कर देंगे 121, ठीक है। अब देखना मेरी बात को समझना, आपकी किस्तें ना बराबर जाएगी। देखो अगर 3 किस्त होता तो क्यूब कर देते, क्यूब तक लिख देते, 2 किस्तें तो मैंने स्क्वायर तक लिख दिया। किस्तें बराबर है, ये किस्त है और ये क्या है, मूलधन, ओके सर। अगर किस्तें बराबर है तो किस्तें बराबर कर दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 121 121 हो जाएगी, टोटल मूलधन 210 हो जाएगा, किस्तें 242 हो जाएगी, 121 121 जोड़ोगे 242, मेरा ये मूलधन है और ये टोटल किस्तें गई है, तो मेरा ब्याज कितना हो गया 32। इसने ब्याज का ही मान पूछा है, टी जो 210 का मान दे रखा है इसने, 240 बटे 210 इंटू 32 का मान मुझे ज्ञात करना है, 0 0 21 से एक बार, 9 और 2 8, सॉरी 4 बार और 4 बार 144 बार, 32 चौक कितना होता है 64, 128, 22 बच गया, 12 बच गया, सॉरी 128 12 140 14 बच गया, तो 4608, 4608 भाई 4608, तो मेरा आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मैं क्या बोलता हूं कि मेरा क्रय मूल्य 100 रुपए है और अंकित मूल्य मेरा एमआरपी मेरा कितना है 110, इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, ना तो एक बार बताओ, ना तो लाभ होना चाहिए, नहीं आनी होनी चाहिए, यानी कि 110 का मैं 100 पे बेचूंगा, 100 मेरा क्रय मूल्य है, तो ना तो मुझे लाभ होगी नहीं आनी होगी, तो मैं छूट कितने की दूंगा 10 पर, कितने की 10 की दूंगा, और कितने पर दूंगा 110 पर, तो 100। आप लोगों को पता है 1/11 का मान क्या होता है, 100/11, तो कितना होता है 9 से 1/11, सी आंसर, सीधा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आज थोड़ा सा परेशान लग रहा हूँ यार, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। 18 वर्ष पहले एक व्यक्ति आयु में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था। मैंने पहले भी बताया है कि ये फादर है, अगर ये देखो 3:1 है, और वर्तमान में कितना हो गया, 2 दुगुना हो गया, अगर रेशो में है तो रेशो को बराबर बना दो, 1 का अंतर है 2 का अंतर है, तो इसको भी 2 का अंतर बना दो, ये 4 2 हो जाएगा, इसको हटा दो। अब मैं बोलता हूँ कि रेशो में इनका डिफरेंस ज्ञात कर लो, बराबर है, बिल्कुल है। एक का मान कितना, 18 वर्ष पहले, तो ये 18 वर्ष पहले की आयु थी, ये वर्तमान की आयु है, किसकी पूछिए, व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का आयु, यानी कि 4 और 6 का अंतर पूछा, 4 प्लस 2 का अंतर पूछा। अगर एक का मान 18 है तो 6 का मान कितना होगा 108 वर्ष, 108 वर्ष, डी मेरा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी को भी कोई दिक्कत आती है मैथ के क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन समझ में मुझे नहीं आया, आप मुझे दोबारा समझा दीजिए, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि दोबारा समझा दूं, ठीक है।
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं उसको पर्सनली भी गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग चलो शुरू करते हैं। रीजनिंग, सरकार समझना, सरकार 2014 से निःशुल्क दवाइयों की आपूर्ति कर रही है। अब तक 75,000 रोगग्रस्त लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हालांकि प्रभावित आबादी का माप इस संख्या का 100 गुना है। ओके सर, बिल्कुल। अब ये मैंने कथन पढ़ लिया, अब निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष सिर्फ कथन से निष्कर्ष सिर्फ कथन से निकालना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब समझना, प्रत्येक व्यक्ति सरकार द्वारा मुफ्त दवाओं की आपूर्ति से लाभान्वित हो रही है। क्या इसने प्रत्येक को बताया? प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी हो रहा है। इसने बोल रहा है कि अब तक 70,000 रोगग्रस्त लोग हैं ना, वो लाभान्वित हो चुके हैं। तो एक बात बताओ, क्या सभी लोग थोड़ी हुए हैं? केवल कितने हुए? 75,000। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। प्रभावित लोगों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराना भारतीय सरकार द्वारा लागू की गई अच्छी योजना है। एक चीज बताइए, क्या इसने योजना के बारे में बताया है? आपूर्ति की जा रही है, योजना के बारे में नहीं बोला इसने कि योजना है। चलो योजना एक बार एक समय के लिए मान भी लिया, तो अच्छी बुरी के बारे में थोड़ी बता रहे। क्या इससे निष्कर्ष निकाल पा रहे हो इस लाइन से आप लोग कि अच्छी है या बुरी है? अभी तक अगर अच्छी होती तो ये जो बाकी ये 100 गुना जो लाभान्वित लोग हैं ना, इसका 100 गुना तो अलाभान्वित है, जिनको लाभ नहीं मिला। तो ये लोग कैसे बचते फिर? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, वेट अ फॉर ए सेकेंड। मैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए वीडियो को रोकता हूं और वापस शुरू करता हूं। यार थोड़ा सा मन ऐसे हो रहा है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी समझ चाहता हूं, जो डिले हुआ उसके लिए। कौन सा कथन सही नहीं है? सभी स्कूलों में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या 5 स्कूलों में महिला शिक्षकों की कुल संख्या का 106.61% है। समझना मेरी बात को। सभी 5 में कितना है? जोड़ते कैसे? पहले तो सबसे पहले पुरुषों को जोड़ लो। आप पुरुषों को जोड़ो। मैंने पुरुषों को जोड़ा, देखो 200, 400, 600, 800, 1000। ये तो मैंने क्या है संख्या जोड़ लिया। अब मैं 200 जोड़ लिया, बिल्कुल मैंने जिसको अपन आसानी से जोड़ते। अब मैं जोड़ूंगा 60 + 80 140, 210, 260, 290। तो मेरे पुरुष कितने हो गए टोटल? 1290। ओके सर। अब मैं महिलाओं को जोड़ूंगा 200, 400, 600, 800, 1000। ठीक है। 80 + 70 150, 170, 180, 210। तो ये कितना हो गया? 1210। अब ये बोल रहा है कि पुरुषों की कुल संख्या है ना, महिलाओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। अब समझना मेरी बात को। अब सिर्फ कैलकुलेशन बच गई, यानी कि ये बोल रहा है कि 1290 1210 का कितना प्रतिशत है। मैं इसको काटा तो ये कितना 12,900 बच गया। 121 से मैंने एक बार भाग दिया तो 880 बच गया। 80 को मैं 0 बार दूंगा तो ये कितना बच जाएगा? 800। 800 में मैं कितनी बार दूंगा? लगभग कितनी बार दूंगा भाई? 800 में मैं भाग कितनी बार दूं? 121 × 6 बार देना चाहिए, तो कितना जाएगा? 6, 12 और 726। ओके 6, 726, यानी कि 74 बच गया। फिर वापस 726 बार बच जाएगा 6 पॉइंट, यानी कि कुछ ऐसा ही जाएगा 6.6 के समथिंग। यानी कि ये बात बिल्कुल सही हो गई, यानी कि पहली लाइन बिल्कुल सही। ओके सर। अब दूसरी लाइन, स्कूल ई में महिलाओं की संख्या, स्कूल आई में पुरुषों की संख्या से 11.73 अधिक है। ई में महिलाओं की संख्या कितनी है बताओ पहले तो? 260। नहीं भाई, महिलाओं की संख्या 280 है। 280। आई में पुरुषों की संख्या कितनी है? 230। तो इसका कितना प्रतिशत अधिक है बताओ? ये 50 अधिक है 230 का, × 100। तो कितना अधिक है भाई? ये 0 कट गया, 500/63
23। अगर मैं 23 से भाग दूंगा तो 2 प्लस आएगा और 4 यानी कि 21 पॉइंट, जो भी आएगा 21 पॉइंट आएगा, 21.7 से ऊपर आएगा। अब एक बात तो इसने क्या पूछा है, 11.73 अधिक होना चाहिए, हो कितना दिख रहा है 21.73, तो ये मेरी बिल्कुल गलत होगी। इसने आंसर क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही है, नहीं है दूसरा कथन, पहला कथन तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। 2013 से 2014 में सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 2014 से 2015 में अर्जित लाभ का कितना गुना है। 2013 से 14 में सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कितना किया गया है बताओ, 380, और 2014-15 में कितना किया गया है भाई, 290। तो ये कितना प्रतिशत है बताओ, 380 290 का कितना प्रतिशत है, बता दो फटाफट। ये 100, तो ये 3800/29, 29 से कम 29, 9 बच गया यानी कि 3 बच गया 1, और ये कितना बच, सॉरी 131 पॉइंट, अब बचेगा पॉइंट में आएगा, अब कितना कितना यानी कि लगभग 100 यानी कि 1 मिनट दोबारा भाग दो रे यार, मैं क्या कर दिया, रुक जाओ 29 से कम 29, ठीक है 3 कितना, अब 7 कितना बच गया 9 यानी कि 3, ओके। तो और अब कितना बच गया 30 यानी कि 131 पॉइंट कुछ आएगा, 131 पॉइंट कुछ, यानी कि 131 आना चाहिए, 131 गुना होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि 100 का कितना गुना है, लगभग कितना गुना है, ये 1.3.1 गुना, ये खत्म। उसने गुणा पूछा है, अगर परसेंटेज पूछता तो 131 होता, उसने गुणा पूछा, इस वजह से 1.31 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। पी बाएं से तीसरे स्थान पर है, पी बाएं से तीसरे स्थान पर है, ओके सर। पी, अच्छा पी बाएं से तीसरे स्थान पर है ना, अरे यार क्या लिख रहा हूं, पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, ओके। टी आर के दाएं दूसरे स्थान पर है, यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये क्या बोल रहा है कि टी है ना, टी आर के दाएं, टी है ना, टी, अगर मैं यहां पे 6 व्यक्ति, अगर मैं टी यहां रखूंगा तो आर यहां आएगा, आर, क्योंकि मैं टी इधर नहीं रख सकता। अब क्योंकि आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यू भी है, ओके। आर के यू के बाएं, ये यहां यू आ जाएगा, यू। अब कौन बचा, पी दाएं से दूसरे कौन से स्थान पर बैठा है बताओ भाई, 5वें स्थान पर। तब पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू। ये गलत बन गया यार, मैं क्या कर रहा हूं यार, सुनो 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 दोबारा सुनो रे यार। टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर, टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। अरे यार मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा यार, मैं गलत क्यों बना रहा हूं। टी है ना, आर के दाएं तीसरे स्थान पर है, ओके। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी है ना, सॉरी अब यू है ना, आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, यू आर के बाएं। कितने लोग गए, 6 लोग हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है पी क्यू के, पी यहां होगा, क्यू यहां होगा, बस खत्म, अब सही बना है। अब ये पूछ रहा है पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है बताओ, यहां कौन आएगा, एस, एस, तो एस होगा, एस आंसर होगा, एस डी। बहुत टाइम लगा दिया, बहुत गलती की, मेरा दिमाग नहीं चल रहा जैसे आज। दिए गए अक्षरों, चिन्हों और समूह संख्याओं के समूह में कितनी बार एक संख्या अक्षर से ठीक पहले आती है लेकिन चिन्ह के बाद नहीं आती। एक संख्या अक्षर से ठीक पहले आती है लेकिन चिन्ह के बाद नहीं आती, ओके। एक संख्या होनी चाहिए जो अक्षर के ठीक पहले आती हो, चिन्ह के बाद नहीं आती, यानी कि आगे चिन्ह नहीं होना चाहिए और बाद में संख्या होनी चाहिए, ओके। ये यही बोलना चाह रहा है, ये संख्या है, बाद में अक्षर होना चाहिए
और पहले क्या नहीं होना चाहिए, चिन्ह नहीं होना चाहिए। एक तो ये देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, चिन्ह है। अब देख लो संख्याएं कहाँ, एक तो ये है, एक तो ये बनेगी, एक तो ये बन गई, दूसरी कौन बन गई, ये दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई, चौथी ये बन गई, और पांचवी ये बन गई। एक मिनट, पांचवी नहीं है, तो पांचवी नहीं है, तो पांचवी कहाँ होगी फिर, पांचवी तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल ये रही पांचवी। तो 5 संख्याएं होगी भाई, 5 संख्याएं। तो ए आंसर हो गया, ए। नेक्स्ट, कूट भाषा में ये 7 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 25 है, ये 24 है, ये 23 है, और ये 12 है। समझना। अब देखो, +5 +5 +5 +5 +5 खत्म। m का +5 कितना हो जाएगा, 18 यानी कि r। n का +5 s, ओके। d का +5 r, सॉरी i है ना, ISR, ओके। e का +5 j, बस d मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित आरेख में पंचभुज एथलीटों को दर्शाता है, षष्ठभुज भारतीयों को दर्शाता है, वर्त पदक विजेताओं को दर्शाता है। कितने भारतीय पदक विजेता है, पहली बात तो भारतीयों को देखो, भारतीय किसको, षष्ठभुज दर्शाता है। षष्ठभुज कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर आना चाहिए। पदक विजेता को वर्त दर्शाता है, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर इनके बीच आएगा। अब ये बोल रहा है कि एथलीट नहीं होना चाहिए। एथलीट किसको होता है, पंचभुज को। अगर ये निकाल दिया तो कितना बचा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैथ रीजनिंग बहुत ही प्यारी है यार, जिक्के करने भी देंगे या नहीं करने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिंदु ओ से चलना शुरू करता है, ओ से यात्रा करता है, ओके। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, ये ओ है, ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर कितने, 20 किलोमीटर चलता है, 20। ए के पहुंचा, ए पे, ओके। फिर दाएं मुड़ जाता है और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, बी तक पहुंचने। फिर दाएं मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है, सी तक पहुंचने के लिए 9। फिर दाएं मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर डी पे। फिर बाएं मुड़ता है ई तक पहुंचने के लिए कितना, 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर, ओके। तो यहां ई पर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। कहां तक पहुंचने के लिए, एफ के। तो ई और बी के मध्य न्यूनतम दूरी, अब बताओ भाई कितनी होगी, बताओ। ये दूरी इसने पूछी है, 9 और ये कितना हो गया, 12, यानी कि ये तो टोटल 21 हो गया। ये कितना हो गया, 5 और 6, 5 और 6 11 हो गया, 11। और ये कितना हो गया, 21। क्या ये बात समझ सही है। ये तक पहुंचने के लिए 12 चलता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है, ओके। तो बेहतरीन क्वेश्चन आया यार। अच्छा, समझ गया 5 ही चलेगा ना, 5। ये कितना चलेगा, एक मिनट रुको, दोबारा करते हैं इसको। ये 20 चला, ठीक है, ए पे पहुंच गया, फिर 10 चला, फिर पहुंच गया सी तक पहुंचने के लिए कितना चलता है, दाएं मुड़ता है और 9 चलता है, फिर कितना, फिर दाएं मुड़ता है 5 चलता है, ओके। फिर बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 12 चलता है, ये 21 चल गया टोटल, ओके। अब ये पूछ रहा है ई, अच्छा ई, अरे यार ये ई और डी के मध्य पूछा है इसने, ई और बी के मध्य, तो ये पूछा है इसने, ये पूछा है, मैं भी एफ के मध्य नहीं पूछा। तो ये 21 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है, एक तो 21 का स्क्वायर 441 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि √466 आ गया, 466, बी खत्म। अब देखो मैं ई को ए पढ़ लिया, क्या बुद्धि चलाता हूँ मैं, मेरा आज थोड़ा सा दिमाग कम ही काम कर रहा है, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है आज।
कुछ खेल भूमि है, कुछ खेल भूमि है, ओके। कुछ खिलौने खेल है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, कुछ खिलौने खेल है, कुछ खिलौने, तो बताओ। कुछ खिलौने भूमि नहीं है, कुछ खिलौने भूमि नहीं है, ये हम कह नहीं सकते। कुछ भूमि खेल है, कुछ भूमि खेल है, बिल्कुल है। तो मेरा कौन सा आएगा, ओनली टू निष्कर्ष करता है इनके 90 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संकला से सभी 7 को हटा दिया जाए तो इसमें 8 के कितने कर्मागत युग्म उपस्थित है। सभी 7 को हटा दो पहले तो, सभी 7 को हटा दो। ये 7 हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। कर्मागत युग्म एक बार बताओ, या तो 6 आना चाहिए, या सॉरी 8 9 का आना चाहिए, 8 9 का आना चाहिए, एक बार बताओ। एक तो 8 9 ये रहा, 8 9, ओके। एक क्या होगा, 8 के कितने कर्मागत युग्म, एक मिनट देखो, कुछ है और। उदाहरण के लिए 88, अच्छा, अरे यार ये नहीं होना चाहिए, 88 होना चाहिए, 88, ओके सॉरी सॉरी। तो एक तो ये हो जाएगा 88, और एक ये हो जाएगा, दो दो होंगे भाई, दो दो बी। नेक्स्ट, रजनी उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख खड़ी है, ओके। उत्तर पश्चिम किस साइड होता है, इस साइड, इस साइड, इस साइड मुंह करके खड़ी है। वो दाएं दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती और 5 चलती, इस साइड मुड़ती, ये दाएं इधर मुड़ी और 5 चली, ओके। फिर बाएं मुड़ती है, अब बाएं मुड़ेगी इस साइड और 3 किलोमीटर चल देगी। अब वो दाएं मुड़ेगी, वापस दाएं मुड़ेगी और 8 किलोमीटर चल देगी। अब वो किस दिशा के सम्मुख है, तो वापस किस दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अच्छा दाएं मुड़ती है ना, एक मिनट रुको, दोबारा देखो यार, मैं आज पता नहीं क्या हो रहा है यार। वो उत्तर पश्चिम के सम्मुख खड़ी है, उत्तर पश्चिम किस साइड होता है, इस साइड। वो 5 मीटर किस साइड चलती है, बाएं। मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे मत करो, देखो मैं सोचता हूं कि ये इधर खड़ा हुआ है, ये इधर मुंह करके, मैं बाद में देख लूंगा इसको। ये बाएं मुड़ा और कहाँ चला, 5 किलोमीटर, 5। फिर ये दाएं मुड़ी और 3 चली, 3। अब ये किस 8 मुड़ेगी, ये दाएं मुड़ेगी और 8 चलेगी, 8 इधर पार हो जाएगी, पार हो जाएगी। ये पहले क्या थी, सुनो मेरी बात को, ये उत्तर को मैंने क्या मान लिया था, उत्तर पश्चिम, उत्तर को उत्तर पश्चिम। अब ये, अब एक चीज़ बताओ, अगर उत्तर पश्चिम को उत्तर माना है और ये ये किस दिशा में आ रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में बताओ, उसका मुख तो, अरे यार साला आज बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही है। अब किस दिशा, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। अब पूर्व से उल्ट एक पीछे ले लो तो किस दिशा में जाएगा, उत्तर पश्चिम, वापस उत्तर पश्चिम में ही हो जाएगा। एक उल्टा लोगे ना तो बस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी। यदि पहला अवयव विषम संख्या है और अंतिम एक अवयव सम संख्या है, ओके सर, इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाए। पहला अवयव सम है, विषम है, बिल्कुल है, दूसरा लास्ट वाला सम है, ओके। बदल दो भाई, बदल दो। 5 का क्या है कोड, यू, यू सबके पीछे चला जाएगा, इनकी डी नहीं होगा। और 7 8 का कोड क्या है, 8 का कोड सी, सी सबके पहले जाएगा, बिल्कुल। अब दूसरा अवयव प्रतीक है और 5वां अवयव एक सम संख्या है, 5वां अवयव एक सम संख्या है, नहीं है, तो ये सर तो लागू होगी नहीं। तीसरे एक अवयव क्या है, ये भी नहीं होगा। हैशटैग का क्या होता है, टी, तो ये गया। फिर उसके बाद परसेंटेज का डी, इनकी ये भी गया। कौन सा आ जाएगा, 12वें में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 10 12 20, ये 17 16 और 7,
ये है, ये क्या है, ये उसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टे से +1 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हायर सेकेंडरी होता है एच, जी का उल्टा टी, तो टी का +1 होना चाहिए। इनकी लॉजिक ये नहीं होगा, फिर +4 होगा, ये हो सकता है ना, +4 हो सकता है, +4। तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा, एच, इसमें साथ में +4 करोगे तो जे के, और बी का उल्टा वाई, एच के वाई, 13 में ए आंसर हो जाएगा, 13 में ए। बिल्कुल ये होगा, जो इनका दोनों का तो उल्टा हो जाएगा और इसका +4 हो जाएगा। नेक्स्ट, डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलो कर दो भाई डिक्शनरी को। कितने अक्षर हो गए, 3 6 9 10, कितने अक्षर, 3 6 9 10, ओके कर दो भाई। डी, सी आएगा सबसे पहले, फिर डी आएगा, सी आ गया, डी आ गया, फिर क्या, सबसे पहले ए आएगा ना, ए, सी, डी, आई, आई, फिर ओ, आ, सॉरी एन आएगा पहले, फिर ओ आएगा, फिर कितना आर आएगा, वाई आएगा। अब देख लो कितने अक्षर है भाई, कितने अक्षर अपरिवर्तित रहे बताओ, 3। तीन ही रहे ना। आज तो बहुत गड़बड़ हो रहा है यार, मैं कर क्या रहा हूँ यार। इसमें 3 6 9 10 है, तो डी सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए, फिर सी, फिर डी, फिर आई, फिर आई, ओके, फिर क्या आ जाएगा, एन ओ आर टी वाई, ये आएगा। तो क्या रहेगा भाई, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, टी आई, एक तो आई रहेगा, आई के साथ आई, ओके, फिर एन ये चला गया, ए, ये आज तो साला मुझे लग रहा है कि दिमाग का बिल्कुल ऐसी तैसी होके रखे रहेगी। डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, दोबारा करो रे यार, ए सी डी आई आई एन ओ आर टी वाई। अब देखो कौन कौन से, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 लोग हैं, 2, 14 में क्या आंसर हो जाएगा, ए। अब सही है भाई। अब तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन भी पूरे करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से दिमाग चल रहा है ना आज, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, सभी फ़ोन कंप्यूटर है, फ़ोन मान लिया कंप्यूटर है। ये क्या बोल रहा है, कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, नहीं, कम से कम कुछ फ़ोन लैपटॉप है, कुछ फ़ोन लैपटॉप है, नहीं, ख़त्म, दोनों गलत, 15 में डी। नेक्स्ट, 3 से 16 21, बता दो फटाफट, 16, ये कितने का अंतर है, 13 का, ये कितने का अंतर है, 35 का, ये कितने का अंतर है, 53 का, ये 22 और ये 18, तो ये कितने का हो जाना चाहिए फिर, 22 16 का, 14 का होना चाहिए, इनकी 69, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो फिर क्या कर सकते हो, अरे बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक बैठ गया, 3 इंटू 4 प्लस 4, 16 इंटू 3 प्लस 3, 51 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना, 104 इंटू 1 प्लस 1, 105 होगा, डी। नेक्स्ट, 37 विद्यार्थियों के एक्सरसाइज में रमेश का शिष्य 9वां स्थान है जबकि दिनेश का 6वां स्थान है, तो छात्रों का स्थान दिनेश के नीचे कितना है, ओके, दिनेश का, रमेश शीर्ष 90 स्थान पर है, रमेश
और जबकि दिनेश का स्थान रमेश से 6वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर 6। 9 और 6 15 हो गए, 15 के नीचे कितने हो जाएगा 22, 22। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। नेटवर्क गया क्या? रुक जाओ रे यार। आज तो हर चीज धोखा दे रही है। मैं वे जो उनकी दाएं ओर की संख्या से पूरी तरह से विभाजित है लेकिन बाईं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है। ओके, इनकी दाईं ओर से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। वे 4 जो दाईं ओर की संख्या से पूरी तरह विभाजित है, बाईं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है। देखो फटाफट, एक तो ये हो गया, ये 4 हो गया एक, उसके अलावा दाईं ओर से नहीं होना चाहिए ना, सॉरी दाईं ओर से होना चाहिए, बाईं ओर से नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक होगा, एक ही संख्या ऐसी होगी जिसमें 4 बाईं ओर से विभाज्य नहीं है और दाईं ओर से विभाज्य है। 6 मित्र पूर्व की ओर मुख करके बैठे। ओके, जो पलक है ना, पलक, वो क्या है, चारों के दाएं तीसरे स्थान पर है। ओके भाई, मैंने क्या माना, यहाँ चारू है, उसके बाएं दाएं दाएं पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं ना, तो तीसरे स्थान पर कौन है, पलक। अब समझिए, आरव पलक के निकटतम बाएं है। आरव कहाँ है, पलक के बिल्कुल बाएं, आरव यहाँ है। ओके, चारों बेंच के उत्तरी छोर पर है, तो नीचे 2 लोग होंगे। ओके सर। सरगुण और करण के बीच 2 व्यक्ति हैं, वे वो करण निकटतम पड़ोसी है। अगर एक वो बताओ, अगर मैं करण को यहाँ बिठा दूँ, सरगुण को यहाँ बिठा दूँ, तो वैभव करण का निकटतम पड़ोसी कैसे हो जाएगा? तो करण यहाँ आएगा और वैभव यहाँ आएगा, और यहाँ कौन आएगी, सरगुण। तो दक्षिणी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, करण, डी। इसको देखो, ये क्या है, 2, ये कितना है 4.5, ये कितना है, कितना है 8, ये कितना है 12.5। एक चीज़ देखिए आपने, 2 का गुणा 4 होता है, ये 9 होता है, ये 16 होता है, ये 25 होता है। तो अगला क्या है, 36 का आधा आना चाहिए, यहाँ 18 आना चाहिए। तो 29 + 18 47। नेक्स्ट, गुजरात गांधीनगर से संबंधित है, यानी कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, तो जयपुर की जयपुर, राजस्थान की जयपुर। जयपुर मेरा शहर बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, क्रम के आधार पर निम्नलिखित संकला से लुप्त पद का प्रयास कीजिए। वी और एन को जोड़ा गया, वी और एन। एन कहाँ है, ये वी, इनके बीच अंतर कितना है, 3 और 2, 5 के बाद पी के बाद एफ, इनके बीच डिफरेंस 4 का, तो 5 और यू के बीच 3 का हो गया, 3 4 का। ओके, तो क्या आना चाहिए बताओ, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको रे यार। वी से मैं एन पे गया तो 3 2 5 होंगे। पी से मैं एफ पे जाऊंगा तो बीच में 4 लोग होंगे। 5 से मैं यू पे जाऊंगा तो बीच में 3 लोग होंगे। तो अब 2 लोग होने चाहिए, 2 लोग। एल और जी के बीच कितने लोग हैं? नहीं, 2 लोग नहीं है, 3 लोग हैं। यू और 6 के बीच 2 लोग हैं? नहीं, यू और जी के बीच 2 लोग हैं बिल्कुल। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी। यानी कि इन दोनों के बीच 5 लोग थे, फिर 4 थे, फिर 2 लोग हैं। नेक्स्ट, 15 21 से मैं 10 पे कैसे जा सकता हूँ? सीधा एक चीज देखा मैंने, अगर मैं 15 में 5 का भाग दे दूँ 3 मिल जाएगा, 21 में मैं 3 का भाग दे दूँ 7 मिल जाएगा, बस
कितना हो गया 10 हो गया ना, टोटल जोड़ दो। इसमें भी देखो 5 का भाग दे दो, 3 का भाग दे दो, ये 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 17 हो गया। इसमें 5 का भाग दे दो 20 मिल जाएगा, 3 का भाग दे दो 15, इनकी ये गलत हो गया। 5 का भाग दे दो 20 और 3 का भाग दे दो 11, 31, यानी कि बी आंसर हो गया 23 में, बी आंसर। नेक्स्ट, ए बराबर भाग है 87 भाग 29, बी इंटू 14, डी का मतलब माइनस 24, सी का मतलब प्लस 14, सी का मतलब प्लस 6 और बी का मतलब 5। इनके 3 14 42 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 30, तो ये कितना हो गया 42 और 14 56, 86, 86, 62 आना चाहिए, 62। नेक्स्ट, 15 मिनट बकाया है यार, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, जीके को जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। 7 कर्मचारी राहुल रमेश ये चारों ओर बैठे, 7 कर्मचारी, ओके। केंद्र के सम्मुख बैठे, केंद्र की ओर 7 लोग हो गए, 4 3 7, ओके। राम है ना, राम साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, साहिल के, ओके। राहुल, साहिल और सोहन दोनों के निकटवर्ती पड़ोसी है, तो कौन आएगा, राहुल यहाँ आएगा और सोहन यहाँ आएगा। अनिल, राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो सोनू यहाँ आएगा, अनिल यहाँ आ जाएगा। तो ये बोल रहा है साहिल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, सोहन। थोड़ा सा तो स्पीड पकड़नी पड़ेगी ना मेरे भाई, 15 मिनट ही बचे हैं। 19, डी का मतलब इंटू 6, बी का मतलब प्लस 34, ए का मतलब भाग 2, जी का मतलब माइनस 27, ये कितना हो गया 17 और ये कितना हो गया 114, 131, 131 में 104, 104 खत्म। ऐसे होते हैं जब मैं करता हूँ ना खुद से, तो ऐसे कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो समझाना भी पड़ेगा ना आपको, तो इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, पहले अपन बातचीत क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 दोस्त थे, मोनिका, जनक, पवन, लोकेश, रुपेश, सोहन और आनंद एक सीधी उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ओके। रुपेश सोहन के दाएं चौथे स्थान पर, रुपेश, रुपेश क्या है ना, पहले जो निश्चित बैठा हो ना उसको बिठाया करो, ये मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, ये बिल्कुल निश्चित बैठा है। आनंद रुपेश का निकटतम दाएं पड़ोसी है, तो आनंद यहाँ आएगा, आनंद, ओके। अब देखना मेरी बात को, ये होगी, ये लाइन कंप्लीट हो गई। पवन, जनक और लोकेश का निकटवर्ती पड़ोसी, तो पवन कहाँ आएगा, पवन किसका है भाई, जनक और लोकेश का, तो नहीं पता भाई, चौथे स्थान पर है ना, अरे यार मैं भी क्या ही कर रहा हूँ, चौथे स्थान पर है, ओके। तो यहाँ कौन आना चाहिए, अभी अभी बताया नहीं, जो एक छोर पर है, कौन सा एक छोर पर है बताओ, चलो। सोहन एक छोर पर है, ओके। लोकेश सोहन के दाएं तीसरे स्थान पर है, लोकेश, लोकेश यहाँ होगा, तो अब बता दो फटाफट, पवन कहाँ होगा, पवन जनक, पवन यहाँ होगा और जनक यहाँ होगा, जनक। तो ये पूछा है लोकेश के संबंध में मोनिका का स्थान, मोनिका लास्ट में होगी, मोनिका लास्ट में। लोकेश के संबंध में मोनिका का स्थान दाएं से तीसरा, दाएं तीसरा, दाएं तीसरा, डी। क्या हो, सही है ना। नेक्स्ट, 1 10 13 11 8 और 25, क्या हो जाएगा, ये -2, ये -2, ये -2 खत्म। ये क्या हो जाएगा, इधर से -2 हो जाएगा, सी का -2, ए, अच्छा ये उल्टा दे रखा है इसने, ओके। तो यहाँ तो किसका -2 हो जाएगा, सी, तो ई आएगा और बी +2 यानी डी आएगा, यू टी 22 वी आएगा, बी, ई डी वी, ई डी वी, सी। नेक्स्ट,
कितना, अब मैं फटाफट देख देता हूँ। 8 में 10 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा। 5, ये तो गलत हो गया। ये जा सकता है 16 भाग 2 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 10। ये 2 से 2 32 और 40, 40 में से तो ये भी गलत हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 32 माइनस 8 प्लस 10, 42 माइनस 8 यानी कि 34, बिल्कुल ये हो जाएगा। सी आंसर हो गया। अब 11 मिनट बचे हैं, जीके निपटा दो फटाफट। आज जीके के बारे में ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, डिस्क्रिप्टिव सारी इतनी चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ आंसर बताऊंगा। सही कथन की पहचान कीजिए, बताओ फटाफट बता दो सही कथन। बोना जो प्लूटो सूर्यमंडल का सबसे दूर ग्रह है, नहीं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर निर्देशित होती है, बिल्कुल बी आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीतकार वाद्य यंत्र पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर बजाया करते थे। एंजल फॉल्स कहाँ है, एंजल फॉल्स सबको पता है, वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन करो भाई। दक्षिण देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक बारिश होती है, बिल्कुल सही है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के तट जैसे कुछ हिस्सों में बारिश का बड़ा हिस्सा अक्टूबर और नवंबर के दौरान आता है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो गलत क्या होगा फिर, तो डी होगा, डी। सबको पता है, सीधे क्वेश्चन है। अपने बारिश कब होती है, जून से सितंबर, तमिलनाडु में ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर। क्या कर रहा हूँ मैं यार, अरे यार क्या हो रहा है आज। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते एफटीए का प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है, जिसे दोनों देशों के बीच समझौते का अंतिम रूप में मदद मिली है, पता नहीं यार। अरे यहाँ ये क्वेश्चन तो आया था ना पहले, ये क्वेश्चन आया था, 90% आंसर होगा शायद इसका। बैंक का मुख्य दायित्व उसके द्वारा की जमा की गई राशि है, बताओ चलो इनका सही बता दो, चलो बता दो फटाफट। क्या बैंक का मुख्य दायित्व यही है कि राशियों को जमा करे, नहीं भाई, उसका तो बहुत कुछ है, लोन उपलब्ध करवाना, अब ग्राहकों को सुविधा देना, बहुत सारी चीज़ें, फंड जमा करना, खुले बाजार परिचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना शामिल है, बिल्कुल है। बैंक दर वह दर होती है जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, और रिवर्स रेपो रेट में जिसमें वाणिज्यिक बैंक किसको देते हैं, आरबीआई को। तो मेरा आंसर कौन सा क्या, 2 और 3। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो सबको पता है 8। और अगर ये पूछे संगीत नाटक अकादमी के अलावा संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो 9 होते हैं, 8 प्लस 1 6 होता है, 9 होते हैं टोटल। किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, और नाटक अकादमी द्वारा 8। भारतीय खेल प्राधिकरण कब की स्थापना कब की गई, तो सबको पता है 1984 में, मैंने पहले भी बताया है ये। नेक्स्ट, सेबी के गैर अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बताओ चलो। सबको पता है, तुहिन कांत पांडे, पहले भी बता चुका, अभी सेबी की फुल फॉर्म बता दो चलो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। बोलो भाई बोलो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का, मुंबई में। कब स्थापना की गई थी, 1988 में। कौन से अधिनियम द्वारा, 1992 के अधिनियम द्वारा। तो आंसर क्या मेरा हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। लिखाने का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं लिखा था। ये क्षेत्रीय टीमें दबंग, मुंबई, कलिंगा लॉन्सर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेव, ये सब कौन सी टीमें हैं, तो ये भाई कौन सी टीमें है बताओ। इंडिया हॉकी लीग की टीमें हैं, हॉकी लीग की। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मी सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम शायद शहनाई से संबंधित थे या सितार से, सुब्रमण्यम यानी कि सितार ही होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनिए, बताओ चलो। आपात घोषणा संसद द्वारा की जाती है, नहीं भाई। एक बार अनुमोदित होने के लिए बाद वित्तीय आपातकाल 1 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा, नहीं। वित्तीय आपातकाल को समाप्त करने हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भाई, इसलिए पहला गलत हुआ। 5 नवंबर 2025 को कौन सा प्रमुख त्यौहार
सबको पता है 5 नवंबर को कौन सा गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है? पता नहीं है तो ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली चीज है। मौलिक कर्तव्य बता दो फटाफट। भाग 4 में कौन सी संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। कौन से अनुच्छेद में है? 51 में। 11वां भी जोड़ा गया था कौन से अनुच्छेद, कौन से संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार 2002। सब कुछ बता दिया भाई। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? बताओ चलो, सबको पता है, राष्ट्रपति। मार्च 2025 में प्रकाशित जॉन ग्रीन को की गैर काल्पनिक पुस्तक किस बीमारी के इतिहास और प्रभाव पर चर्चा करती है? पता नहीं यार ये तो। बराकर और कोना किस नदी की सहायक नदी है? सबको पता है, दामोदर की। चलो एक बार बता दो, दामोदर कहाँ से निकलती है? बताओ। झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी है ना, कोलकाता हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, इनकी हुगली की सहायक नदी है। चलो एक बार और बता दो, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? नाम दिया गया, बंगाल का शोक। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? बताओ चलो, बताओ बताओ। मूल्यह्रास के समायोजन से। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग ने लगभग कितने वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी? तो बताओ कब की थी? 629 में, 629 ईस्वी में की थी। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। तो एक बात बताओ, 629 अभी कितना चल रहा है? 2025। तो लगभग कितने? 1400 वर्ष पहले, 1400 वर्षों पहले। डी मेरा आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जा सकता है? और अवतल दर्पण को फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो भाई इसका आधा हो जाएगा, आधा। मैंने पहले बताया आप लोगों को, आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु को मुख्य फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखा जाता है। और मैंने बताया है कि अगर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाना है ना अवतल दर्पण से, तो उसको अवतल दर्पण की फोकस दूरी के आधे पे रखना होता है। गर्भ निरोधक और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गर्भ निरोधक अवांछित गर्भावस्था को रोकता है, बिल्कुल सही है। कॉपर टी का उपयोग गर्भाशय को रोकने के लिए क्या शिशन में किया जाता है? नहीं, कॉपर टी का उपयोग किस में किया जाता है? गर्भाशय में किया जाता है, शिशन में नहीं किया जाता। कॉन्डम गर्भ निरोधक का अवरोधक तरीका, बिल्कुल। ओरल पिल्स महिलाओं में अंडे के निकलने को रोकती है, बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। ये भूमध्य पर लगने वाले त्वरण की तुलना में अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर हो जाएगा। एक छात्र सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके प्रयोगशाला प्रयोग कर रहा है। जब Na2CO3 और CaCO3 को मिलाया जाता है तो क्या होगा? बताओ चलो। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो सफ़ेद अवशेष बनता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और साइंस में एक बात पूछूं, जो अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसे ही आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले। ये तो नहीं पता, अभी टाइम भी नहीं है इसको पढ़ने का। छठा बता दो चलो। पदार्थ का एक माध्यम एक बार बताओ, ये कैसा दिख रहा है? ग्रेफाइट जैसा दिख रहा है। ग्रेफाइट की संरचना भी तो ऐसी ही होती है ना, बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा दिख रहा है। ओके, तो फिर इसके बीच संयुक्त संयोजक यौगिक भी होगा और आणविक संरचना भी होगी। तो कौन सा होगा?
मेरे हिसाब से 1 2 तीसरा होगा, हीरे की संरचना नहीं है, तो छठे में डी आ जाएगा। सही मिलान का चयन कीजिए, फटाफट बता दो किससे, बता दो। सातवें में टाइफाइड, साल्मोना टाइफी, टाइफाइड है ना, साल्मोना टाइफी द्वारा होता है, सही बताना है मुझे। ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, इससे पहले ऐसे क्वेश्चन करवा लेते हैं जो हो सकते हैं फटाफट। एंटोनी लोरेंट डी लावेजियर को आधुनिक रसायन का जनक कहा माना जाता है, तो बताओ किसकी खोज की थी, बताओ। हाइड्रोजन की? नहीं भाई, ऑक्सीजन की। गलती मत कर देना, ठीक है। यदि एक कार 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, ओके, और वही 60 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है, यानी कि 120 3 घंटे में तय कर रही है, तो मेरे एवरेज क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर में खत्म। मैथ का क्वेश्चन कैसे आ गया इधर। कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है, सबको पता है, एटीपी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सेल ऑर्गेनेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो बताओ भाई किसमें पाए जाते हैं, लाइसोसोम में। साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो बता दो। कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला है, NaOH। 30 डिग्री कोण पर के दो समतलों के बीच, मैंने हर बार बताया 360/θ-1, तो कितना हो जाएगा, 360 में 30 का भाग दोगे तो 12, तो 12 - 1 11, आंसर बी। तो इसी के साथ टाइम भी खत्म हो जाता है भाई। अब ये क्वेश्चन बच जाते हैं, ये अब करवा दूंगा अभी भाई। आज मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी, इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। मॉक भी काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चन भी मैथ में तो नहीं हुआ गलत, रीजनिंग में हुआ है गलत, रीजनिंग में भी नहीं हुआ, जीके और साइंस में गलत हुए हैं। तो भाई जो अब क्वेश्चन रह गए और जो गलत हो गए उनको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बाकी आज मेरा थोड़ा सा मन तो ऐसा ही कर रहा है कि ना ही बताऊँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिक्कत होगी। अब जो क्वेश्चन रह गए उनके 20 क्वेश्चन बाकी है अभी, तो फटाफट बता दूंगा मैं। रंगहीन कर्पूरिक मेटाबोरेट दीप ज्वाला में क्यूप्रस मेटाबोरेट में अपचयित होता है, ये पता नहीं क्या है यार, इसका देख लेना, दोनों असत्य है। तो इसका बता दो चलो। एक ध्वनि तरंग 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से स्रोत से उत्सर्जित होती है। यदि इस तरंग की प्रतिध्वनि 2 सेकंड बाद सुनाई देती है तो परावर्तक सतह और स्रोत के बीच की दूरी बता दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या बोलता हूँ, ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी का सूत्र क्या होता है, वेग इंटू टी टाइम, यानी कि 340 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 840। क्या 6 क्या कर रहा हूँ, 680 ये हो जाएगा। अब ये परावर्तक सतह और स्रोत के बीच की जो दूरी कैसे निकाली जाती है, जो परावर्तक दूरी होती है ना, मैं आप लोगों को बता दूँ वो क्या होती है, वो कुल दूरी का आधा होती है। क्या कुल दूरी का आधा, तो 300 इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 340। 340 क्या हो गया, मीटर, किलोमीटर में बदलता है, 1000 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 0.34 किलोमीटर। 0.34 किलोमीटर, ये लो। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, बी, बिल्कुल सही भी है। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश आवृत्ति की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, मैंने बताया था, क्या बताया था, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम को बदलूंगा तो 3000 इंटू एंगस्ट्रॉम क्या बदलता हूँ बताओ, चलो 10 की पावर -10। अगर मैं इसको 3 की पावर 10 की पावर 3 कर दूँ तो क्या 10 की पावर 7 नहीं हो जाएगा माइनस में, ठीक है। आवर्ती कैसे निकालते हैं, आवर्ती बताओ, प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की चाल कितनी होती है बताओ, फटाफट सबको बताओगे, 3 की पावर 10, 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 3 इंटू 10 की पावर -7, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज बन जाएगा। कहाँ है भाई, ये रहा, ए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश किससे, जल से कांच में, नहीं कांच से जल में, ओके कांच से जल में यात्रा करता है। देखो 23-22% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह जल से कांच में यात्रा करवा दी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला कंकाल तंत्र का प्रकार नहीं है? ये तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, कौन सा, हाइड्रोलिक कंकाल। मानव विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं के साथ एक साथ रखने में मदद करता है, कौन सा, पता नहीं यार। ये कोशिकाओं को एक साथ, विटामिन सी एक साथ रखता है कोशिकाओं को। राशि और इकाई के मापकों का निम्नलिखित में से कौन सा, बिल्कुल भार किस में जाता है, न्यूटन में, भार न्यूटन में मापा जाता है, तो यही गलत होगा फिर। कौन सा कथन सत्य है बताओ, कौन सा कथन सत्य होगा भाई? ये 20 हर्ट्ज कम आवृत्ति वाली तरंगे होती है, बिल्कुल सही है। इन तरंगा का उपयोग धातु के ब्लॉकों और दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं। इन तरंगा का उपयोग गेंडे संचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। अधिक तो होगी नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सी। जब दो चालकों के, दो बिंदुओं के मध्य बीच की दूरी 5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 सेंटीमीटर में प्रवाहित होती है तो कूलाम, सबको पता है कूलाम का नियम क्या, कूलाम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ चलो। कूलाम का नहीं भाई, किसका फॉर्मूला, कूलाम का, आवेश का फॉर्मूला, आवेश बराबर कूलाम, तो आवेश कूलाम में नापा जाता है, तो क्या होता है आई इंटू ए, कौन सा, आई इंटू ए नहीं टी, टी यानी टाइम और आई यानी विद्युत धारा, तो कितना होगा 5 इंटू 2 10 50 कूलाम, 50 कूलाम। नेक्स्ट, इस्पात और लोहे को संसारक से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ, सबसे पहले बता दो, गैल्वेनीकरण, सीधा के। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उद्दीप्त होता है बताओ भाई, सबको पता है अग्नाशय रस, मैंने पहले भी बताया ये बात। बता दो भाई, इसको बता दो। व्यक्ति हाइड्रोपोपिया से पीड़ित है, कौन सा व्यक्ति, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो बताओ क्या इससे पीड़ित होगा, नहीं भाई इससे पीड़ित थोड़ी होगा, क्या होगा, अभिनेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या नेत्र दर्लीकरण की वजह से दोष पैदा होता है, बिल्कुल सही है, दूसरा होना चाहिए यार। उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण लेंस का प्रयोग करके दोष को सुधारा जा सकता है, यार ये नहीं पता यार, इसका आंसर क्या होगा, आंसर देख लो पहले कितना हो, क्या होगा, दूसरा और तीसरा, ओके दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा ही सही होगा, ओके भाई। नेक्स्ट, ओहो 25वां, वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, बिल्कुल 60% ने सही दिया है, तो मैं तो सही देने वाला हूँ इसको। वन केवल जंतुओं के लिए आवास प्रदान करता है, नहीं। वन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। वन में सभी पादप एक ही प्रजाति के होते हैं, नहीं। तो कौन सा पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा फोर्थ चौथा गलत होगा। अब जिसके रीजनिंग तो इसको छोड़ दो यार, मैं नहीं करवाऊंगा, अभी मेरा मन ही नहीं है। ये क्वेश्चन देख लेना, अगर खुद से आए तो इसका आंसर देख लेना भाई। तीसरी वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है सीटिंग अरेंजमेंट है, तो बना लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। आज मेरा मन ही नहीं है। बैंक का मुख्य दायित्व, अरे ये कैसे गलत हो गया, तीनों सही होंगे क्या, बिल्कुल तीनों सही होंगे। फिर जमा राशि, तो ये मुख्य दायित्व सिर्फ जमा राशि है क्या यार, ये तो चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो गलत होनी चाहिए, लेकिन इसने आंसर दिया है तो भाई फिर तो सही होगी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य, तो ये वायलिन से होंगे। फिर वित्त कौन सा सही है बताओ, अगर सी सही नहीं है तो कौन सा, संसद द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। यार मैंने गलत बताया क्या, पता नहीं यार, कितने 53 है शायद इनका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आया है, पहली बार नहीं।
प्रकाशित जॉन ग्रीक की गैर काल्पनिक वस्तु किस बीमारी के इतिहास और प्रभाव पर चर्चा करती है? बताओ भाई, पता नहीं। क्षय रोग। 19वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी गलत हो गया। इतने गलत कैसे हो गए आज? शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का समायोजन। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का समायोजन करके। तो इसी के साथ भाई आपका टेस्ट समाप्त होता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मॉक में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा मॉक बनाया हुआ है ये, ठीक है। इससे हार्ड तो नहीं आ रहे, इससे इजी आपका मॉक पेपर आ रहा है। तो आराम से करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।